जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये ऐसी लाइन है जो आपने 2024 लोकसभा इलेक्शन में काफी बार सुनी होगी, मगर जहां भगवान राम को लाया गया वहां से बीजेपी का सुपड़ा खुद साफ हो गया। ना तो 400 पार का जादू चल पाया और ना ही मोदी की गारंटी काम आ पाई। आज हाल ये है कि जो सरकार 2019 में अपने दम पर 303 सीट लाई थी वो 250 से ऊपर भी नहीं जा सकी। माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि ना तो बाहर वाले पे विश्वास कर पा रहे हैं और ना तो अंदर वालों पे। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, उसको हल्के में जो लेता है वो चूर चूर हो जाता है। क्या यही भारी मिस्टेक बीजेपी ने इस बार के इलेक्शन में की, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इसमें कुछ हाथ है? क्या वजह है जिसकी वजह से 10 साल में अपने दम पे जीतने वाली बीजेपी आज अलायंस के साथ सरकार बनाने में मजबूर है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ राज। जिंदगी और भारत में होने वाले इलेक्शन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही इस चुनाव में देखने को मिला जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी और आज उसका कुछ उल्टा ही देखने को मिला। जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करने वाले कि कहां कमी रह गई। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, मगर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले आंकड़े थे वो हैं रूरल इंडिया की जनता के वोट्स, जहां बीजेपी सरकार को पिछली बार से कम वोट्स मिले। क्या वजह थी जो इन रूरल एरिया से वोट्स नहीं आ पाए? और दूसरी चीजें जो देखी गई वो थी जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता हुंकार भर रहे थे उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्यों ने ही उसका साथ नहीं दिया। ये एक या दो नहीं, कुल 4 बड़े राज्यों से बीजेपी को कतई इस नतीजे की आहट नहीं थी। चलिए समझते हैं इन लोगों और जगहों के रीजंस जिसकी वजह से बीजेपी इस बार पीछे रह गई। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे एक कारण जो हो सकता है वो है बेरोजगारी के मुद्दे को नेग्लेक्ट करते आना। जी हाँ, यही नहीं बल्कि लोगों द्वारा देखा गया है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र से महंगाई और बेरोजगारी को भी गायब कर दिया था। अगर सरकारी आंकड़ों को सही माना जाए तो देश में बेरोजगारी दर करीब 6.5% है और बेरोजगारी इस साल कई राज्यों में बड़े आंदोलन का मुद्दा भी थी। इस दौरान विपक्षी दलों ने बार बार पेपर लीक या अन्य मुद्दों पर नौकरी परीक्षाओं को रद्द करने की बेरोजगारी से जोड़कर मोदी सरकार को घेरा था। इस वजह से इसलिए देखा गया है कि युवाओं में गुस्सा था जो सरकार विरोधी वोटों के रूप में सामने आए। इसके साथ ही देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी लोगों द्वारा उठाया गया। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं मात मिली। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सरकारी फाइलों में 2014 से 2024 तक पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने की बजाय कम हुई है। 2013 में देश में महंगाई दर 10.2% था जो 2023 में घटकर महज 5.69% रह गया। हालांकि इसके उलट अगर हम बाजार भाव के हिसाब से इसके आकलन करें तो इस बीच महंगाई 32% से ज्यादा बढ़ गई है। अकेले पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल यानी 2019 से 2024 तक खाने की थाली से लेकर पहनने के कपड़ों तक की लगातार बढ़ती कीमत का असर सबसे बड़े वोटर माने जाने वाले मध्यम वर्ग पर देखने को मिला, जिसकी वजह से मिडिल क्लास मोदी सरकार से नाराज था और इसका असर ईवीएम में बटन दबाते वक्त देखा गया, जिसकी वजह से आज मोदी सरकार को मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो गया। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान वो था नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स की तकलीफों को अनसुना कर देना। हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले इन राज्यों में बीजेपी को बड़े पैमानों पर सीटें गंवानी पड़ी हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को मुश्किल से इस बार 14 सीटें मिली हैं। इस तरह बिहार और हरियाणा में भी सीटें घटी हैं। पंजाब में तो बीजेपी का वजूद पहले से ही बहुत ज्यादा नहीं रहा है। बीजेपी के इस नुकसान की वजह किसानों की नाराजगी भी मानी जा रही है, जो अंदरूनी इलाकों के कोर वोटर्स माने जाते हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि किसानों की इसी नाराजगी के कारण यूपी, राजस्थान, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं।
सबका साथ सबका विकास लोगों के बीच ये ज्यादा नहीं चल पाया, मगर ये शायद ऑपोजिशन पार्टीज के लिए इस इलेक्शन में काम कर गया, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देखने को मिला। फरवरी में इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इस ऑपोजिशन को उथल पुथल का सामना करना पड़ा जब इसके प्रमुख नेताओं में से एक नीतीश कुमार बाहर निकल गए और बाद में भाजपा में फिर से शामिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने एक बढ़िया अभियान चलाया और पक्षपातपूर्ण मीडिया के सामने और कम संसाधनों के बावजूद कई राज्यों में अपना जादू बिखेरा। इंडिया अलायंस ने बीजेपी के माइनॉरिटी वोट्स को डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ज्यादातर वोट्स इस बार ऑपोजिशन पार्टीज को मिल पाए। इन इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी से अपेक्षा की गई थी कि वो इसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 साल के काम के बारे में बातचीत करेंगे। उनसे वेलफेयर स्कीम्स और अंतरिक्ष उड़ानों जैसी उपलब्धियों का बखान करने की उम्मीद की गई थी। इसके साथ ही उन्हें इस बात की पुष्टि करनी थी कि अयोध्या में नया राम मंदिर भारत के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है। यहाँ तक कि सबको लगा था भारत में डेवलपमेंट और G20 के बारे में भी लोगों को एज अ वोट बैंक यूज किया जाएगा। मगर मोदी द्वारा विपक्ष के खिलाफ कई अशोभनीय टिप्पणियां करना भाजपा के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण भी देखे गए। मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम आरक्षण पर टिप्पणियां और ये आरोप कि अगर राहुल गांधी अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, एक खराब अनुवाद प्रधानमंत्री द्वारा देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जा सकता है और मुजरा कर सकता है, जो कि भारत की जनता को कहीं ना कहीं नहीं भाया। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे बयानबाजी लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये कारण भी इसके पीछे देखा गया है। 400 पार का नारा बीजेपी को खुद उल्टा तब पड़ा जब उसके कई नेता इलेक्शन कैंपेन की रैली में ये कहते हुए सुनाई दिए कि 400 पार वोट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। ये एक या दो नहीं बल्कि कई मिनिस्टर्स ने अलग अलग जगह बयान दिए, जिसके बाद SC और ST ग्रुप्स में तनाव पैदा होने लगा। इस मुद्दे का फायदा ऑपोजिशन ने उठाया और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए और अभियान चलाया कि ये एक ऐसी सरकार है जो संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। NDA सरकार ने इस अभियान का जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने वाले वर्गों, स्पेशली एक्सट्रीमली एक्सप्लॉइटेड क्लास के मन में विपक्ष द्वारा लगाए गए इस क्वेश्चन हटाने में वो सफल नहीं हो सकी। इसलिए माना जा रहा है कि इसी वजह से अति दलित वोटरों ने NDA को वोट नहीं दिया और NDA को जाने वाले वोट ऑपोजिशन की झोली में जा गिरे। 2019 में नॉर्थ जोन की 235 में से 183 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिनमें से 82 सांसदों को 2024 में मौका नहीं दिया गया। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरों को चुनाव में उतारा। बीजेपी इससे एंटी इनकम्बेंसी को साधना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। इस चुनाव में यूपी की रियासत को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से कई गलतियां हुई हैं, जिसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। राजपूत मतदाताओं की नाराजगी भाजपा को गुजरात, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक भारी पड़ी। भाजपा ने इस दूरी को मिटाने की कोई बड़ी कोशिश नहीं की और उल्टे जब योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात विपक्षी दलों के द्वारा फैलाई गई, उसका पार्टी के स्तर पर बड़ा जवाब नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा तो की, लेकिन उस मुद्दे पर मोदी, शाह या JP नड्डा को जितना खुलकर बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला। इससे राजपूत मतदाताओं को अपने बड़े नेता को महत्वपूर्ण पद से खोने का डर पैदा हुआ, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर कम हुआ। भाजपा ने इस चुनाव में लगभग 28% टिकट ऐसे उम्मीदवारों को थमाया है जो पिछले 10 सालों में दूसरे दलों से पार्टी में आए हैं, जबकि इसी दौरान पार्टी ने अपने ही कई बड़े बड़े दिग्गजों को घर बैठा दिया। इससे पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं में काफी डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। अब बड़े नेताओं ने खुले तौर पर भले ही बगावत ना की हो, लेकिन वो चुनाव के दौरान सुस्त हो गए। उनके समर्थकों ने भी चुनाव में सुस्ती दिखाई। इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक बाहर नहीं निकला और इसका पार्टी को नुकसान भोगना पड़ा। दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को न केवल टिकट मिला, बल्कि कई को राज्यसभा के आसान दरवाजे से संसद पहुंचा दिया गया। इससे पार्टी के पुराने नेताओं को दुख हुआ और इसका असर पार्टी पर पड़ते हुए दिखा। इसके साथ ही भाजपा ने अपनी पार्टी में कई ऐसे नेता लिए जिन पे काफी टाइम से बड़े करप्शन केसेस चल रहे थे, जिसको लोगों और अपोजिशन ने नाम दिया था बीजेपी वॉशिंग मशीन, क्योंकि बीजेपी में आते ही उन नेताओं के पुराने केसेस बंद हो जाया करते। बीजेपी जो अब तक अपने आप को करप्शन फ्री सरकार दिखा रही थी, अब उस पे भी ये दाग लगने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों ने उसको वोट ना देने का फैसला किया। अगर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें पिछले 10 सालों का, तो पार्टी पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही निर्भर है।
ये थियरी कॉर्पोरेट कल्चर की ब्रांडिंग रणनीति कही जाती है, जिसमें एक ब्रांड के चलने के बाद उसके चाहे जितने आउटलेट्स खोले जाएं, वो बाजार में चल जाते हैं। लेकिन भाजपा को यहां समझना चाहिए था कि राजनीति में ये कॉर्पोरेट कल्चर आज के वक्त में काम नहीं करेगा और भारत और डाइवर्स देशों में अलग अलग जातियों, समुदायों, वर्गों की अलग अलग नीड्स होती हैं। इन्हें केवल एक ब्रांड के सहारे नहीं संभाला जा सकता। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में अपने बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाकर ऐसे नेताओं को बड़े पदों पर बिठाया है जो अपने दम पर चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते। राजस्थान में पार्टी ने अपने ही बड़े नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज किया, जबकि एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जो अपने स्तर पर चुनाव जीतने की कोई क्षमता नहीं रखते। राजस्थान में भाजपा को हुए बड़े नुकसान के पीछे इस कारण को समझा जा सकता है। पार्टी की ये रणनीति दूसरे राज्यों में भी जारी रही है, जिसका उसको काफी नुकसान हुआ है। अगर आगे भी बीजेपी का ये स्टैंस रहता है तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को काफी जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे काफी बड़े बड़े भाजपा नेता आए हैं और खुद मोदी भी आरएसएस भाजपा की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी ऑन ग्राउंड हर इलेक्शन में काफी मदद करती आई है और उसके वोटर्स को काफी इम्पैक्ट करती है। मगर जिस दिन से इस लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई थी, उसके बाद से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक आरएसएस के किसी भी बड़े नेता ने सरकार या भाजपा के कामकाज को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया था। पूरे चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा होती रही कि इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठंडा पड़ गया है। पार्टी के नेताओं ने इस दूरी को हटाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान से दोनों संगठनों में दूरी होने का संकेत दिया, जिससे आज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये थे दोस्तों ऐसे रीजंस जिनकी वजह से इस बार बीजेपी को कम सीट्स मिल पाई हैं। अब देखना यह है कि 2024 में बीजेपी क्या करेगी ताकि फिर से लोगों का विश्वास अपनी तरफ खींच पाए। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।